हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर। और आज के टॉपिक में हम लोग लेक्चर 5 में केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को की स्टडी करेंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ एंड इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी उसकी हाफ लाइफ एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो लेक्चर नंबर 5 जो है बेसिक मैथ्स का नहीं पढ़ा है तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको कई सारी चीज़ें मैथ्स की हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो उनके उनको ज़रूर से ज़रूर उनको जो है लेक्चर नंबर 4 देखना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन whose rate is not affected by concentration said to be zero, said to be of zero order reaction। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनका जो रेट होता है उनके किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड ही ना करे, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है जैसे HCl की रिएक्शन, H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन होती है, तो H2 और Cl2, तो उसका जो रेट होता है ना H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl, इसमें जो रेट होता है ना वो ना तो H2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना Cl2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एंड यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन। तो जो एसीटोन और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है ना, वहाँ पे भी जो रेट है वो ना तो एसीटोन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना ही ब्रोमीन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ही है डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ठीक है, जब डिसोसिएशन होता है HI का गोल्ड सरफेस पे, तो यहाँ भी वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो HI की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे रेट जो है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। डिफरेंशियल रेट ला क्या होता है जीरो ऑर्डर का? dx बाई डी टी इजक्वल टू के नॉट। देखो यहाँ पे के जीरो जो है ये इंडिकेट करता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट ला क्या होता है जीरो ऑर्डर का? x इजक्वल टू के जीरो टी। तो ये डिफरेंशियल रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इनके फार्मूले दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर हमने जैसे अभी उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा था x इक्वल टू के टी, तो x और t इन दोनों के बीच में क्या कौन सा रिलेशन आता है? अगर k को हटा दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। ठीक है, x और t के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है, मतलब कि x जो है टाइम के साथ बढ़ता चला जाए। ठीक है, इसलिए क्या बनता है? ये पॉजिटिव स्लोप बनता है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप कैसे? बेसिक मैथ्स के लेक्चर में मैंने बताया है पॉजिटिव स्लोप कैसे होता है। अगर ये जो है एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एक्स एंड टी जो है आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन रखते हैं, इसलिए ये जो है इंक्रीज ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर हम ग्राफ को ड्रा करें डी एक्स बाई डी टी वर्सेज टी के बीच में, तो ये पैरेलल लाइन बनेगी। ओके, ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन बनेगी एक्स एक्सिस से। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन दी है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अमोनिया का जो डिसोसिएशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम सरफेस पे, वो भी क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसका भी जो रेट होता है वो NH3 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली वन ऑन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अगर किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है तो वो क्या हो जाता है? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सिर्फ एक, ठीक है, ओनली वन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है। द रेट इंक्रीज एज द नंबर ऑफ टाइम्स एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज्ड। लेट अस कंसीडर यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल इक्वेशन। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखी गई है, ए टू द प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट है पी एंड यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एट टी टाइम जीरो पे, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे, देखो जीरो टाइम पे क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट ले रखा है तो वो रिएक्टेंट ही रहेगा। ठीक है,
क्योंकि अभी टाइम हुआ नहीं है, टाइम इंक्रीज ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो टाइम जीरो पे जो ए का कंसेंट्रेशन है वो स्मॉल ए है, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अभी तो जीरो है, ठीक है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। अब जब तक स्टार्ट नहीं होगी प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा नहीं। लेकिन टाइम टी पे क्या होता है, टाइम टी पे क्या होता है, कुछ कंसेंट्रेशन ए की कितनी कंसेंट्रेशन, एक्स कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाएगी मतलब वो कहाँ गई, वो प्रोडक्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो एक्स कंसेंट्रेशन जो है वहाँ पे डिक्रीज हो रही है ए में, और वो जा कहाँ रही है, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये जो है अगर ए पे डिपेंड कर रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ से। द इनिशियल concentration of A is a mole liter inverse and its concentration after time t is A minus x mole liter inverse. This means during the time interval t, x mole liter inverse of A has reacted. ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x मोल जो है वो रिएक्ट कर चुके हैं, रिएक्ट करके क्या बना चुके हैं, प्रोडक्ट बना चुके हैं, ठीक है। टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम इंटरवल में एक्स मोल क्या कर चुके हैं, रिएक्शन कर चुके हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम इज गिवन बाय द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैनेटिक्स में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो भी रेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो डी ए माइनस एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली टू ए माइनस एक्स, या फिर डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली टू ए माइनस एक्स, ओके। क्योंकि ये किसका है, ये प्रोडक्ट के लिए, ये किसका है, फॉर रिएक्टेंट। अगर यहाँ पे बात करें डी एक्स बाई डी टी, तो ये किसके बराबर है, के ए माइनस एक्स के। यहाँ से हम क्या हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, रेट कांस्टेंट लगाएंगे, ओके। वेयर के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी है, डी टी को उधर ट्रांसफर कर देंगे, ए माइनस एक्स को इसके नीचे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, दिस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड कैन बी सॉल्व बाय इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, जो कि बेसिक मैथ्स में मैंने बताया इंटीग्रेशन की फार्मूला, ठीक है। तो वहां से आप जरूर देखिएगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, यहाँ पे इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। बता देता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक कांस्टेंट जरूर लग जाता है, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। द कांस्टेंट सी कैन बी इवेल्युएटेड। अब हमको इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू आखिर होगी क्या, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू जीरो पुटिंग दीज इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें इस इक्वेशन में, और t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली बचेगा माइनस एल एन ए। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यू जीरो पुट कर दें और x की वैल्यू जीरो पुट कर दें, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो टाइम t था, टाइम t जीरो पे हमारी x की वैल्यू जीरो थी, ठीक है। इक्वेशन में देखा था पिछले इक्वेशन में कि जहाँ पे टाइम t जीरो था तो वहाँ पे x की कोई x आया ही नहीं था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस एल एन ए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, अपने यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, तो इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे इक्वेशन कैसी बन जाएगी, इस टाइप की, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे फिर से बेसिक मैथ का यूज, ठीक है। फिर से एल एन को कैसे चेंज करना है इन लॉग, ठीक है, वहां पे बताया था। फिर से देख लेते हैं एक बार, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, के टी एल एन ए, तो यहाँ पे एल एन क्या है, नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का मतलब ये सारी लॉग की प्रॉपर्टीज ही रखता है। तो इस एल एन ए को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। इधर ट्रांसफर करेंगे तो एल एन ए यहाँ पे निगेटिव साइन में, यहाँ आएगा पॉजिटिव साइन में हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगाएंगे, जब लॉग में जो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन रिलेशन होता है, तो हम डिवाइड के फॉर्म में उसको लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए अपॉन ए माइनस एक्स को डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, और टी को क्या कर देंगे, के साथ जो टी है उसको ट्रांसफर कर देंगे इधर। ये बन जाएगा के इज गोस टू वन अपॉन टी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इस माइनस एल एन ए को हम क्या करेंगे, पहले इधर ट्रांसफर करेंगे, ये बन जाएगा एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। फिर एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स जो है उसमें फार्मूला लगाएंगे लॉग का, और ये बन जाएगा एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स टाइप। उसके बाद में के साथ जो टी है उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल एन है, एल एन को चेंज करेंगे लॉग में, तो बताया था कि एल एन को जब भी लॉग में चेंज करते हैं 2.303 इंटू लॉग बेस 10 पे
इससे कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला, ठीक है, रेट कांस्टेंट का। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, फार्मूला नंबर 2 जो है यहाँ पे ये यूज़ करेंगे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, कैलकुलेशन में। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें टी, तो टाइम टी है, इंटरवल टाइम इंटरवल है, और ए है कंसंट्रेशन एट टाइम 0 पे, एट ए माइनस कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे, ठीक है। तो यहाँ पे R1 एंड R2 के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ये भी कंसंट्रेशन को ही डिनोट करते हैं। अगर वेयर ए माइनस एक्स इज कंसंट्रेशन एट टाइम T1 एंड ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ टाइम T2 एंड रेट R1। अच्छा, अगर यहाँ पे R1 एंड R2 को रेट ले लिया जाए, ठीक है, ठीक है, R1 एंड R2 रेट हो, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, R1 बाई R2, ठीक है। ये फार्मूला भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेट के अगर हमारे पास क्या है, ए माइनस एक्स वन इज कंसंट्रेशन एट टाइम T1 पे, कंसंट्रेशन हमारी ए माइनस एक्स वन है, एंड ए माइनस एक्स टू है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T2। देन R1 एंड R2 जो रेट होंगे, R1 इज रेट T1 एंड R2 इज रेट ऑफ T2, इन दोनों टाइम्स पे जो रेट होंगे उनको हम यहाँ पे लॉग में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था एडवांस में, ठीक है, ठीक है, आईटी एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तब ये फार्मूले इतने ज़्यादा मेंशन नहीं किए जाते थे नोट्स में, अब इनको भी पढ़ाया जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में नए नए बनते रहते हैं, उनके उनके कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे बुक्स में और नोट्स में आने लगते हैं। If A naught and A be the concentration of reactant at zero time and time t respectively, then equation be put as, अगर ये कंसंट्रेशन है टाइम जीरो पे, ठीक है, एट जीरो टाइम पे, और ये है टाइम टी पे, तो इसकी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एल एन में रखेंगे, इसको लॉग में नहीं रखेंगे, लॉग में नहीं रखेंगे तो ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम एल एन, मैंने बताया था बेसिक मैथ्स में सबसे पहला फार्मूला बताया था कि एल एन जो है वो क्या होता है, लॉग ई बेस पे के रिलेशन में होता है, इसलिए इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। ये भी फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी जो है याद कर लेना, ठीक, इसको जो है बॉक्स में करके लिख लेना। इसके बाद में है दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो बेसिक मैथ्स का यूज फिर से ग्राफ और स्लोप, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि इसका यूज होगा, ठीक है, ग्राफ एंड स्लोप का। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या था, रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला आया था। यहाँ पे log a माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ए माइनस के टी अपॉन 2.303। अगर इस फार्मूले को हम ऐसे लिखें, ठीक है, जो कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा के लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे ये किस टाइप की क्वेश्चन बन जाएगी, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, सी माइनस एम एक्स। सी क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट है, सी क्या है, इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट में क्या रखेंगे, ये लॉग ए जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका, लॉग ए, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स में m स्लोप होता है, x होता है एक्स एक्सिस पे जो भी दिया गया हो, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे t है टाइम, तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो एम एक्स से हम t को हटा देंगे तो बच्चा जितना बचेगा माइनस के अपॉन 2.303, यहाँ पे कट है बट माइनस के अपॉन 2.303 लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, स्लोप है। और स्लोप क्या है, निगेटिव है, इसलिए ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका एंगल एक्स एक्सिस से क्या होगा, आगे बढ़ाएंगे और मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ की चीज़ें अगर जाननी हो तो वो लेक्चर बिल्कुल देखिए, ठीक है, ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं से हमको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इस फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स अपॉन इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। इस फार्मूले को हम ट्रांसफॉर्म करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन इज एज फॉलोज, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है, सॉरी यूनिट है, ठीक है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, थर्ड लेक्चर में,
कि कैसे निकालते हैं। वहाँ से हम इस चीज़ को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे कि कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स रखते हैं। यहाँ पे एन क्या होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रखेंगे 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो इसका सिर्फ क्या बचेगा टाइम इनवर्स बचेगा, ओनली टाइम इनवर्स। ये देखिए मिनट इनवर्स में आ रहा है यहाँ पे, तो टाइम इनवर्स में बचेगा। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस जीरो, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 टाइम इनवर्स। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, बाकी डिटेल में रेट ऑफ यूनिट्स के बारे में मैंने बताया है थर्ड लेक्चर में, इसलिए उसको जो है एक बार देख लीजिए। हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्टेंट का हाफ पोर्शन जो है रिएक्ट कर चुका हो। ठीक है, तो वो जितने टाइम में रिएक्ट कर चुका होता है उसे कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट का हाफ कंसंट्रेशन रिएक्ट कर चुका हो, ठीक है, तो जितने टाइम में वो रिएक्ट कर चुका होता है उसी को कहते हैं हम हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू है, उसका आधा रिएक्टेंट क्या हो चुका है रिएक्ट कर चुका है, तो उसका जो हाफ लाइफ टी इज टी हाफ है वो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज रख के। फार्मूला हमारे पास क्या था, के इज रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे टी की जगह क्या रखेंगे टी हाफ रखेंगे, जैसे ही यहाँ पे टी की जगह टी हाफ रखेंगे यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे एक्स बाई टू, और इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये है हाफ लाइफ के लिए फार्मूला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जो है लर्न कर लीजिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट का यूनिट देख ही लिया था, सेकंड इनवर्स आती है। ठीक है, या टाइम इनवर्स आती है, टाइम को जिस भी यूनिट में लिखा जाए मिनट में आवर्स में लिखा जाए, ठीक है, तो चेंज हो सकती है। और ये फार्मूला भी जो है हमने पढ़ लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। यहाँ पे एक्स जो होते हैं, जो ए होता है वो टाइम टी जीरो पे कंसंट्रेशन होता है, ए माइनस एक्स होता है टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन आता है माइनस एक्स होता है, और के क्या होता है रेट कांस्टेंट होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी वर्सेस लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स का। ठीक है, तो हमको पता है इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखें तो टी जो है, टी को अगर उधर भेज दें तो के टी मतलब क्या है टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वो रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। इसलिए ये जो ग्राफ है वो क्या करेगा इंक्रीज करता चला जाएगा, और अभी कौन सा इंक्रीज करेगा पॉजिटिव स्लोप इंक्रीज करेगा। यहाँ पे स्लोप क्या होगा इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बिटवीन टी वर्सेस लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है आईटी मेंस में कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स 90% completed in 40 minutes. Find out the half life period of the reaction. Suppose that the initial concentration of the reactant A is equal to 100 and time is equal to 0. Sorry, time is equal to 40 minutes. 90% of the reaction get completed in 40 minutes. इसका लिखना है हमको, यहाँ पे एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है 40 मिनट में। फाइंड करना है इसका हाफ लाइफ पीरियड। तो x इज इक्वल टू क्या है 90, मतलब कि कोई भी रिएक्शन है वो 90% कंप्लीट हो चुकी होती। ठीक है, मतलब x क्या होता है 90, अगर x 90 है तो ये 90% ले रहे हैं, मतलब ये 100% में 90%। ठीक है, तो अगर हमारे जो स्टार्टिंग में रहा होगा कंसंट्रेशन, हमको पता है कि जब हमने रिएक्शन का पहली रिएक्शन देखी थी जहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो वहाँ पे देखा था रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन क्या था a था। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होगी 100% कंसंट्रेशन के साथ, उसका 19% कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। तो पहले ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 100 रहेगी, ए की वैल्यू क्या रहेगी 100 रहेगी, एक्स की वैल्यू क्या है 90% कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 90%। इसलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको बचेगा क्या log 10। बाकी यहाँ पे टाइम हमको 40 मिनट गिवन है, 40 मिनट रख देंगे। अब यहाँ पे इस 40 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि सेकंड इनवर्स या सेकंड में
जो है हमको आंसर चाहिए तभी करेंगे, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम मिनट में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? उसकी लास्ट में यूनिट भी मिनट में ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है यूनिट का खेल होता है, ठीक है? अगर यूनिट से इसमें कन्वर्ट करना सीख गए तो इसके कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है? यहाँ पे मल्टीप्लाइन का साइन है, ठीक है? क्योंकि मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे 5.757 इंटू 10⁻², मिनट इनवर्स जो है यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के होता है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पहले, यहाँ से हमने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया और यहाँ से हम टी हाफ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10.3 मिनट आएगा टी हाफ, ठीक है? ये फार्मूला जो सबसे लास्ट में पढ़ा था अभी, तो वो जो है हाफ लाइफ पीरियड के लिए 0.693 बाई के होता है रेट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, 10.3 मिनट में हमारी जो रिएक्शन है आधी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? अगर हमारी 40 मिनट में पूरी 90% कंप्लीट हो रही है तो 10.3 मिनट में वो 50% कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O2 इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक डेटा दिया गया है कुछ और इससे बताना है कि जो हमारा H2O2 का हाइड्रोलिसिस है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे डेटा का क्या यूज़ करेंगे, डेटा को हम टाइम, हमको टाइम यहाँ पे गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, टाइम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, टाइम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है। तो हम टाइम को कंसंट्रेशन के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है? तो ए अपॉन ए माइनस एक्स हमको यहाँ पे दिया गया है इनिशियल कंसंट्रेशन 25। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है ए, ये जो होती है ये 25। तो हम हर जगह पे कहाँ रखें, ए की वैल्यू क्या रखेंगे, सारी क्वेश्चन सारे, क्योंकि हम अलग अलग टाइम पे निकालेंगे, ठीक है? सबसे पहले 10 पे निकालेंगे, फिर 20 पे निकालेंगे, फिर 30 पे निकालेंगे। सबके लिए ए की वैल्यू जो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी 25 रहेगी, ठीक है? बाकी जो एक्स की वैल्यू रहेगी ये 20 रहेगी, टी इज इक्वल टू 20 मिनट पे 15.7 रहेगी, टी इज इक्वल टू 13 मिनट पे 12.5 रहेगी। ये है एक्स की वैल्यूज, ये है टी और ये है हमारा ए की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे और K1, K2 एंड K3 मतलब डिफरेंट तीनों के लिए अलग अलग डेटास कैलकुलेट करेंगे और जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको वैल्यूज क्या मिलेंगे, लगभग सेम मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, और यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट मिल रहा है इससे पता चल रहा है कि हाइड्रोलिसिस जो H2O2 की है इन एक्वस मीडियम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? क्योंकि किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ये ओनली डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ किसकी कंसंट्रेशन पे, H2O2 की कंसंट्रेशन पे, ठीक है? इसलिए क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक? सबकी कंसंट्रेशन लगभग सेम आ रही है और ये जो कंसंट्रेशन सेम आ रही है क्यों, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन है ओनली डिपेंड कर रही है सिर्फ H2O2 की कंसंट्रेशन पे, इसलिए होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन है, एग्जांपल है द रेट कांस्टेंट फॉर द आइसोमेराइजेशन रिएक्शन A to B is 2.5 to 10 की पावर माइनस 3 मिनट इनवर्स इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is 1 मोलर, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन A to B है 2.5 to 10 की पावर माइनस 3 मिनट इनवर्स, उसका रेट कांस्टेंट हमको दिया है यहाँ पे की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इसको 2.303 बाई 60। यहाँ पे टाइम जो टी है 60 दे रखा है, एक 1 आवर्स दे रखा है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 में। एंड कंसंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन, इसलिए ए की वैल्यू 1 रखेंगे और ए माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स ही रखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको यही कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये ए माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.8607। द रेट आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद जो रेट है वो क्या हो जाएगा के ए माइनस एक्स, ठीक है? के ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 10 की पावर माइनस 3 इंटू 0.8607, ठीक है? रेट जो है आफ्टर 60 मिनट क्या हो जाएगी, रेट एक्सप्रेशन हमने बताया था लेक्चर 2 में, बताया था रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। रेट एक्सप्रेशन होता है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन इंटू रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है। अगर हम 60 मिनट की बात करेंगे, ठीक है? आफ्टर 60 मिनट
तो उसका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो वो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन तो रहेगा नहीं, ए तो रहेगा नहीं, वो कौन सा कंसंट्रेशन रहेगा, ये नीचे वाला कंसंट्रेशन रहेगा। क्योंकि ऊपर वाला कंसंट्रेशन किस पे होता है, टाइम टी बराबर 0 पे होता है, और नीचे वाला कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम टी बराबर टी पे होता है, जो भी टाइम गिवन हो। यहाँ पे 60 टाइम गिवन है, 60 मिनट। इसलिए जो कंसंट्रेशन है इसका जो रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा किसके साथ लिखा जाएगा, ए माइनस एक्स के साथ। इसलिए जो के की वैल्यू यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की है, सॉरी यहाँ पे जो दे रखी है ऑलरेडी, के की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2.5 × 10⁻3, इसको रखेंगे और इनटू यहाँ पे ए माइनस एक्स का जो कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमको रेट उसका मिल जाएगा। ठीक है, ये आई टी मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है। ठीक है, बच्चे इसको कर नहीं पाए थे डायरेक्टली। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, the rate of first order reaction is 0.08 mole liter inverse at 20 minute and 0.06 mole liter inverse at 40 minute. After start of reaction, find the half life of the reaction. ठीक है, यहाँ पे दिया गया दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है की जो रेट है वो दी गई है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के ए। ठीक है, ऐसे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो रेट क्या है, 0.08 है 10 मिनट पे, रेट क्या है 0.06 है एट 20 मिनट पे। इन दोनों को लिख लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो A10/A20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। और हमने जो कि फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, हमने फार्मूला क्या पढ़ रखा है कि T इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2.303 लॉग रेट R1/R2। ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि मेंस में इसका क्वेश्चन, सॉरी एडवांस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, R1/R2। तो रेट रखेंगे यहाँ पे दोनों का 4/3। ठीक है, यहाँ पे 4/3 रखेंगे, और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम क्या है, टाइम निकालेंगे, टाइम 20 से 40 मिनट के बीच में हो रहा है, मतलब इसमें कितना टाइम लगा, 20 मिनट लगा। ठीक है, तो 40 - 20 करेंगे और यहाँ पे 20 मिनट टी की जगह रखेंगे। यहाँ से हम के की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे ही के की वैल्यू कैलकुलेट होगी, के की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, तो के की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद क्या करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे 0.693/के। यहाँ पे के की वैल्यू को रख देंगे, यहाँ से टी हाफ हाफ लाइफ निकाल लेंगे, मतलब कि 48.13 मिनट में उसका हाफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिएक्शन में रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव डीके एक्चुअल में जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में रेडियो एक्टिव डीके जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, इसलिए इसके जो फार्मूले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वो रेडियो एक्टिव डीके में फॉलो होते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मैंने इसका शॉर्ट नोट बनाया है, और इसका डिटेल लेक्चर अलग से आएगा रेडियो एक्टिव डीके का। ठीक है, वहाँ पे कार्बन डेटिंग और डिफरेंट जितने भी टॉपिक्स हैं रेडियो एक्टिविटी में वो मिलेंगे। ठीक है, 6 या 7th लेक्चर होगा रेडियो एक्टिव डीके का। तो अभी इसका कुछ शॉर्ट नॉलेज यहाँ पे ले लेते हैं। द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज लैम्डा इंटू एन। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, लैम्डा इंटू एन होता है। अगर हमको डीके कांस्टेंट होता है लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, डीके कांस्टेंट होता है फॉर पार्टिकुलर रेडियो आइसोटोप, एंड एन होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर हमको ये दोनों गिवन है तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके निकाल लेंगे। और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू ln 2 बॉन्ड हाफ लाइफ, है ना। तो जैसे ही हाफ लाइफ का फार्मूला वहाँ पे था, सेम टू सेम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, इसलिए सेम फार्मूला होगा। यहाँ वहाँ पे क्या था, रेट कांस्टेंट होता था, और यहाँ पे क्या है, डीके कांस्टेंट लैम्डा है। ठीक है, 0.693/लैम्डा। ये फार्मूला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड लेफ्ट आफ्टर टी टाइम। फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड लेफ्ट आफ्टर टी टाइम, इसका फार्मूला ये क्या है, ये भी तुम्हारा बिल्कुल फॉलो किया, किसको कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है। कैसे, वहाँ पे क्या था, टी इज टू 1/k ln a/a-x। यहाँ पे भी वही चीज़ है, टी इज 1/लैम्डा, के की जगह यहाँ पे वहाँ पे रेट कांस्टेंट था, यहाँ पे डी के कांस्टेंट है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऊपर क्या था, एट टाइम टी 0 पे जो भी कंसंट्रेशन होता था, और यहाँ पे क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, या मोल्स ऑफ आइसोटोप्स, मतलब इनिशियल स्टेट में जो भी मोल्स ऑफ आइसोटोप्स होंगे या न्यूक्लियाई होंगे, उनको ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे क्या होंगे, आफ्टर टाइम टी या टाइम टी पे जितने भी न्यूक्लियाई होंगे या नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे, ठीक है,
उनको यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सेम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, ठीक है। इसलिए जो है रेडियो एक्टिविटी डीके को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंडर में ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसका एक क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी डीके ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम 88 RA 226 1590 ईयर्स, फाइंड आउट डीके कांस्टेंट, ठीक है। इसका हाफ लाइफ दे रखा है 1590 साल, ठीक है। 1519 ईयर्स दे रखा है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ की जगह हम क्या रख देंगे, 1590 रख देंगे। और यहाँ से निकालना है डीके कांस्टेंट, तो K1 को उधर भेज देंगे, या लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा को रख सकते हैं, लैम्डा को उधर भेज देंगे और टी को से डिवाइड कर देंगे, और बिल्कुल सिंपल सा हमको यहाँ पे इसका मिल जाएगा डीके कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे के लिखा गया है, यहाँ पे लैम्डा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एकदम सिंपल सा सवाल था। अभी रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर्स जो हैं अलग से आएंगे, ठीक है। वहाँ पे डिटेल एनालिसिस होगी रेडियो एक्टिविटी डीके की, और रेडियो एक्टिविटी जो भी होती है, कार्बन डेटिंग क्या होती है, सारी चीज़ों का लेक्चर जो है बनाया जाएगा। सो तब तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जितनी भी और प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, उनका अलग से लेक्चर बनाया जाएगा। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।